आपके सामने मैं साइंस का क्वेश्चन रखने वाला हूं जो राजस्थान सब इंस्पेक्टर में पूछे गए थे। मैं आपको केवल केवल दोस्तों 30-40 मिनट में आपको समझा दूंगा कि आपने कितना पढ़ा था और आपने कितना सही कर दिया। सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे दो बात करूंगा, फिर मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। नाराज है कोई बात नहीं, मना लूंगा मैं तुम्हें, चिंता मत कीजिए ना। देखिए सबसे पहली बात आप इस बात को समझना दोस्तों, देखिए आपका जो एग्जाम है ना एसएससी के अंदर दोस्तों, ये सभी की सभी वनडे एग्जाम है। क्या अधिकतर दोस्तों ऐसे एग्जाम है जिसमें जो जीके है वो वनडे एग्जाम में आने वाली है। अगर तुमने इसकी नब्ज को पकड़ लिया, क्या अगर तुमने इसकी नब्ज को पकड़ लिया तो जीके की परीक्षा दोस्तों उसकी खोपड़ी ये होगी और उसकी खोपड़ी में छेद होगा। क्या उसकी खोपड़ी में छेद होगा। सुनिए, सबसे पहली कंडीशन होती है कि सर पढ़ा ही नहीं था। क्या सर पढ़ा ही नहीं था? चलो अच्छी बात है, इसमें तो दोस्तों कोई समस्या ही नहीं है। गुरुजी पढ़ा ही नहीं था, पेपर में कैसे करते हैं ना, ये तो दोस्तों कोई बात नहीं, इसमें कोई समस्या नहीं है। गुरुजी पढ़ा तो था, पेपर में नहीं आया, इसमें भी बिल्कुल समस्या नहीं है। पढ़ा तो था पर क्या करें, पेपर में आया ही नहीं, क्या उखाड़े हम? हाँ, इनमें कोई समस्या नहीं है। गुरुजी पढ़ा ही नहीं था और एक पढ़ा तो था, पेपर में नहीं आया। सबसे बड़ी समस्या दोस्तों ये है, क्या ये हमारे लिए क्या होगी, ये हमारे लिए समस्या होगी कि गुरुजी पढ़ा था, पेपर में आया, सही नहीं हुआ। ये समझ लेना, ये आपको सिलेक्शन से दूर करने वाला है। जो थर्ड स्टेटमेंट है ये सिलेक्शन में दोस्तों समस्या उत्पन्न करेगा कि पढ़ा था, पेपर में भी आया पर हम उसको सही नहीं कर पाए। इसके दो कारण है दोस्तों, एक तो आपने पूरी शिद्दत से नहीं पढ़ा और दूसरा कारण दोस्तों आपने वो नहीं पढ़ा, उस हिसाब से नहीं पढ़ा जिस हिसाब से पेपर में आने वाला था। या तो आपने पूरी शिद्दत नहीं दिखाई दोस्तों, आपने हल्के में लिया सवाल को। गुरुजी कौन पूछता है आरबीसी का कार्यकाल कितना है? या तो आपने पूरी शिद्दत से नहीं पढ़ा, या आपने दोस्तों क्या किया है, आपने मतलब उसको पेपर के हिसाब से नहीं पढ़ा, ज्ञान लेने के लिए पढ़ा। चौथा है पढ़ा, पेपर में आया और सही किया, ये उखाड़ा, ये है उखाड़ने वाली स्थिति। क्या ये दोस्तों पेपर के परखच्चे उखाड़ने वाली स्थिति। अगर उखाड़ना है ना कुछ भी तो ये फोर्थ कंडीशन चाहिए, और अगर दोस्तों सिलेक्शन से दूर होना है तो ये थर्ड कंडीशन चाहिए। ये अगर आपने समझ ली ना मेरी बात को, तो दोस्तों जब अगली क्लास में आपके सामने आऊंगा ना तो आपके दिमाग में ये फिट रहेगा कि जो पढ़ा है वो पेपर में आएगा और वही हमें सही करना है। इससे जो कॉन्फिडेंस का लेवल है ना वो थोड़ा आपका ऊपर होगा। आइए दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कुछ सवाल आपके सामने 25-30 सवाल होंगे, खटाखट खटाखट दोस्तों ठोक दूंगा। ये देखिए क्वेश्चन देखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल जो एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है किससे संबंधित है? ये तो क्वेश्चन जो है ना ये तो आपके हमेशा दोस्तों छपने वाला प्रश्न है। आपके एसएससी में भी देखना ऐसे सवाल आएंगे, और मैं आपको दोस्तों अगला जो टॉपिक कराऊंगा ना वो यही कराने वाला हूं। अगला टॉपिक यही होगा, ध्यान रखना दोस्तों। आपके पर्यावरण संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे, मैं अगला टॉपिक दोस्तों यूट्यूब पर शाम को यही कराने वाला हूं, तो चिंता मत कीजिए, अगला यही होने वाला है। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों आप सभी को याद होगा, ये सीओपी था। क्या ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी था, और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है ये संबंधित है यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज का। दोस्तों ध्यान रखना इसका संबंध था यूएनएफसीसीसी। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था दोस्तों, और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो है ना उससे संबंधित था। अब देखिए क्योटो है, मॉन्ट्रियल है, नगोया है, सेंडाई है, स्टॉकहोम है, ये कुछ प्रोटोकॉल है दोस्तों जो मैं आपको कराऊंगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो आपके सामने है, देखना भारत का पहला उपग्रह जिसकी संपूर्ण रचना और डिजाइन का निर्माण दोस्तों भारत में हुआ। आपको अभी आसान लग रहा है क्वेश्चन,
क्वेश्चन, लेकिन 60% जो है ना दोस्तों वो इसमें इसको ठोक कर आए, किसको? IRNSS पर ध्यान रखना है। आप सभी को पता है वो कौन सा है? आर्यभट्ट है दोस्तों, जो पहला सैटेलाइट था जिसका सब कुछ काम कहां हुआ था? भारत के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन, अपने उड़ान पथ में अवरोधक की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन का उपयोग करती है? चमगादड़ को देखा दोस्तों आपने, जब वो आगे बढ़ती है ना तो उससे कुछ तरंग निकलती है जिन्हें पराश्रव्य तरंग कहते हैं। सामने कोई ऑब्जेक्ट आया तो वो उससे टकराएंगी दोस्तों और वो तुरंत वापस आती है। चमगादड़ को समझ में आता है कि सामने कुछ है, वो अपना रास्ता डाइवर्ट करती है। तो ध्यान रखिएगा कौन सी तरंग है दोस्तों? ये तरंग है पराश्रव्य तरंग। कौन सी दोस्तों? इन तरंग को कहते हैं पराश्रव्य तरंग। चिंता मत कीजिए, मैं पहले पेपर दिखाऊंगा फिर दोस्तों आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा। इससे आपके दिमाग में रहेगा ना कि गुरुजी ये वाला पेपर में क्वेश्चन आया था, आपने छोड़ दिया, मतलब गद्दारी कर रहे हो आप। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी फंगस है? आपको कसम है आप सोच के बताना, ये मैंने आपको कितनी बार कहा है कि जिंदगी में फंगस ही फंगस, क्या फंगस ही फंगस है। और मैंने आपको आंख वाला टॉपिक पढ़ाया था दोस्तों, और देखना मैंने आपको फंगस से होने वाले रोग भी पढ़ाए थे, और उसमें मैंने आपको ये ब्लैक फंगस जो है वो लिख कर दिया था, ब्लैक फंगस है। और ब्लैक फंगस को दोस्तों क्या कहते हैं? म्यूकर माइकोसिस। क्या बोलते हैं? म्यूकर माइकोसिस दोस्तों से कहा जाता है। और देखिए सवाल क्या पूछा है, सवाल में कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछी आपसे, कौन सी फंगस ब्लैक फंगस रोग का कारण है। तो देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने, अगर तुम्हें ये नाम भी याद रह गया ना तो भी अपना काम हो जाएगा कि म्यूकर है। क्या है दोस्तों? म्यूकर। तो म्यूकर माइकोसिस इज द करेक्ट आंसर है। किसको प्रभावित करता है दोस्तों? आंखों को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोवैक्सीन निर्मित है। आप देखना दोस्तों आपके सामने मैंने YouTube पर 2 फोटो लगाई थी, उसमें एक तो थी आपकी कोविशील्ड। कौन सी थी? कोविशील्ड। और एक थी दोस्तों कोवैक्सीन। और मैंने यहां लिखा था कि ये हल्का जीवित होता है। क्या? कोविशील्ड जो है मैंने लिखा था वहां पर कि ये हल्का जीवित होता है, और दोस्तों ये कोवैक्सीन थी और मैंने यहां पर लिखा था कि ये मृत होता है, निष्क्रिय होता है। अब देखिए उसने क्या पूछा आपसे, उसने पूछा कोवैक्सीन निर्मित है। पहला ऑप्शन है निष्क्रिय और मृत SARS-CoV-2 द्वारा, दूसरा दोस्तों संशोधित mRNA द्वारा, तीसरा एडिनोवायरस द्वारा, चौथा SARS-CoV-2 के स्पाइक प्रोटीन के आनुवांशिक पदार्थ। इतना भी काम हो गया ना तो भी दोस्तों काम चल जाएगा कि अगर आपको यह पता है कि कोवैक्सीन जो है वो इनएक्टिव है, मतलब कि दोस्तों मृत है। क्या है? मृत या निष्क्रिय आपके सामने। अगला क्वेश्चन, नैनो टेक्नोलॉजी। अब देखो ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन दोस्तों ये सवाल जो है ना फिर रिपीट होगा एसएससी के अंदर। क्या मैं आपसे आज लिख के दे रहा हूं यहां पर, ये सवाल रिपीट होने वाला है कि नैनो टेक्नोलॉजी जो है दोस्तों, इस नैनो टेक्नोलॉजी शब्द मैं आपको 2-3 लाइन लिखवा रहा हूं, आप नोट करना। नैनो टेक्नोलॉजी, पहली बात तो दोस्तों नैनो का अर्थ क्या होता है? 10 की पावर -9। इसका दोस्तों अर्थ पूछे छोटा होता है। क्या? छोटा जो है वो इसका अर्थ होता है, और 10 की पावर -9 दोस्तों मीटर जो है वो इसकी वैल्यू है। अगर आपसे मैं पूछूं नैनो टेक्नोलॉजी के पिताजी कौन है, तो इसके पप्पा, ध्यान रखना दोस्तों, रिचर्ड फिनमैन। कौन है? रिचर्ड फिनमैन जो है वो इसके पिताजी हैं। और अगर आपसे पूछे ये शब्द किसने दिया था, तो इस शब्द को दिया दोस्तों नोरिया तानाकुची। किसने दिया था? नोरिया तानाकुची ने इस शब्द को दिया था। और अगर आपसे पूछे नैनो टेक्नोलॉजी दोस्तों भारत के अंदर चला है नैनो मिशन। क्या चला है? नैनो मिशन। और अगर पूछे कि नैनो मिशन को भारत में किसके द्वारा चलाया गया, CNR
आर राव, ये दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित है। अब देखिए ये सवाल मैं आपसे फिर कह रहा हूं, नोट करके रखना एसएससी वालों, ये सीधा सवाल आपसे पूछेगा कि जो एसएससी है फिर रिपीट करेगा सवाल को कि नैनो टेक्नोलॉजी का नैनो का अर्थ क्या होता है, इसके पिताजी कौन है, इसका शब्द को किसने दिया था, और ये नैनो मिशन भारत में जो चला है वो दोस्तों कौन सा है, CNR राव दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर है। अब देखो सवाल तो एक था दोस्तों, पर मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि मैं आपको जो पढ़ाऊं अगर वो पेपर में छप जाए तो तुम इसकी खोपड़ी को नस्ते नाबूद करके आओ। ज्ञानवान नहीं देना उद्देश्य है, सीधा उद्देश्य है कि आप इसे सही करके आओ। रिचर्ड फिनमैन इज द करेक्ट आंसर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये भी दोस्तों मैं आपको जब आगे अपनी क्लास स्टार्ट होंगी ना तो मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। तो ध्यान रखना, अपराधियों की पहचान करने के लिए, किसके लिए दोस्तों, अपराधी जो है इनकी पहचान करने के लिए, या दोस्तों जो माता पिता होते हैं कभी कभी समस्या आती है, कभी कभी समस्या आती है कि ये बच्चा किसका है, क्या ये बच्चा किसका है दोस्तों, तो ध्यान रखना असली माता पिता कौन है इसकी भी दोस्तों क्या होती है, पहचान की जाती है। और इसका ध्यान रखिएगा वैश्विक स्तर पे इसके पप्पा कौन है, तो दोस्तों वर्ल्ड स्तर पे जो इसके पप्पा हैं वो है एलके जेफरी। कौन है, एलके जेफरी दोस्तों इसके विश्व स्तर पर पिताजी हैं। और इंडिया में कौन है, इंडिया में दोस्तों ध्यान रखना लालजी सिंह। कौन है, इंडिया के अंदर है दोस्तों लालजी सिंह, और वैश्विक स्तर पे कौन है, एलके जेफरी। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर 4 एलके जेफरी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन दूध को प्राकृतिक तरीके से दही में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार है। याद करो दूध का दही कौन बनाता है, अरे रसगुल्ला। अब मैंने तुमको वायरस भी लिखाया था, ये जो वायरस है दोस्तों, सॉरी मैंने आपको बैक्टीरिया का नाम भी लिखाया था, वो जो बैक्टीरिया था ना मैंने आपको उसका नाम भी लिखवाया था, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु, कौन सा, लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है वो दूध को दोस्तों दही में कन्वर्ट करता है। चलो ये तो सवाल आ गया पेपर में, अगर पूछ लिया जीवाणु कौन सा है तो ध्यान रखना लैक्टोबैसिलस। छोड़ो ये ना पूछे, आपको केवल इतना पता हो कि दूध का अर्थ होता है लैक्ट। क्या होता है, दूध का अर्थ होता है लैक्ट, तो भी दोस्तों आपका सवाल ठीक हो जाएगा। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर 2 जीवाणु और बैक्टीरिया इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पेपर वाले के पास में गिने चुने सवाल है, क्या अभी दिखाऊंगा आपको, भी बायोलॉजी आएगी ना तब दिखाऊंगा। कॉमन क्वेश्चन है, आपसे पूछा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस होती है जो तापमान बढ़ाती है, क्या दोस्तों, जो टेम्परेचर बढ़ाती है ना। एक तो टेम्परेचर कौन बढ़ाती है, नूरा फतेही खान है ना, और एक दोस्तों कौन बढ़ाती है, एक बढ़ाती है ग्रीन हाउस गैस। कौन, ग्रीन हाउस गैस। अगर तुमसे पूछे कि जो ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों कौन सी नहीं है, अरे भाई ऐसी गैस जो बड़ी मात्रा में पहले ही दोस्तों आपके वायुमंडल में है, अगर वो ग्रीन हाउस गैस होती तो टेम्परेचर दोस्तों इतना बढ़ गया होता, हाय गर्मी, क्या हाय गर्मी। कौन सी गैस इनमें से पहले से वायुमंडल में भरी हुई है, आप सभी को पता है दोस्तों, नाइट्रोजन। कौन सी है, नाइट्रोजन भरी पड़ी है कहां पर, वायुमंडल में। तो ये ग्रीन हाउस गैस कैसे होगी, अरे हो ही नहीं सकती रसगुल्ला। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है नाइट्रोजन इज द करेक्ट आंसर। अब हमारा उद्देश्य है केवल सवाल को करना थोड़ी था। अब देखो मीथेन जो है ना दोस्तों, इसे कहते हैं मार्स गैस। क्या बोलते हैं, मीथेन को लिखना आप सभी, इसे कहते हैं मार्स गैस। अगर आपसे पूछे कि जो पशु दोस्तों जुगाली करते हैं, जुगाली करते समय कौन सी गैस दोस्तों निकलती है, तो ध्यान रखना मीथेन निकलती है। कौन सी, मीथेन। अगर आपसे पूछे नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, आपको बताऊंगा आगे दोस्तों, नोट करना इसका आंसर है नाइट्रोजन। क्या है, नाइट्रोजन। अरे यूपी पीईटी में भी क्वेश्चन आया था, ये सब इंस्पेक्टर में भी आया है और एसएससी में भी आएगा ना। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड
और कोवैक्सीन को संग्रहित करने के लिए आवश्यक तापमान है, इसे फिर कह रहा हूं, अच्छे से नोट कर लेना, 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर। ये फिर रिपीट हो सकता है सवाल, कितना टेम्परेचर चाहिए दोस्तों? 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, किसके लिए? कोविशील्ड के लिए और कोवैक्सीन को दोस्तों कलेक्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जैव ऑक्सीजन मांग, ये देखो क्या बढ़िया क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी। ये जो क्वेश्चन है ना भाई साहब, ये आरएस में पूछ लिया है, ये सब इंस्पेक्टर में पूछ लिया है, अगला नंबर इसका एसएससी है ना। अब देखना है क्या, ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड दोस्तों, मतलब कि जो पानी है दोस्तों उससे संबंधित है ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर तुमसे पूछे धान के खेत में भी दोस्तों कौन सी गैस है, वही है ना। देखो अगर पूछे आपसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, अगर ये कम हो गई, क्या अगर ये कम हो गई दोस्तों, तो समझना क्या है, ये जल में प्रदूषण से संबंधित है। क्या अगर आपसे पूछे इसका संबंध किससे दोस्तों, इसका संबंध है जल में प्रदूषण से। किसका? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब जो जल के अंदर दोस्तों आपके जो जीव जंतु रहते हैं उनके द्वारा क्या डिमांड है ऑक्सीजन की, और अगर ऑक्सीजन कम होती है मतलब दोस्तों क्या है, ये प्रदूषण है। क्या है? ये प्रदूषण है। तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर 2। सर्वाधिक सामान्य रूप से काम आने वाला अर्धचालक कौन सा है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, सिलिकॉन जो है क्या है, ये अर्धचालक है। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, क्या दोस्तों? सेमीकंडक्टर है कौन? सिलिकॉन, अर्धचालक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक विद्युत फ्यूज तार की क्या विशेषता है? एसएससी में 100% छपने वाला प्रश्न। क्या छपने वाला प्रश्न? सबसे पसंदीदा सवाल है, जैसे नीति आयोग है ना, ऐसे दोस्तों कौन होता है? फ्यूज तार। क्या होता है? फ्यूज तार। अगर तुमसे पूछो ये फ्यूज तार क्या होता है, देखिए दोस्तों हमारे घर में जब इलेक्ट्रिसिटी आती है और बीच में कभी कभी क्या हो जाए दोस्तों, उस इलेक्ट्रिसिटी में देखना ऊपर नीचे हो जाए उसकी इलेक्ट्रिसिटी, तो एक फ्यूज तार होता है दोस्तों। और जो फ्यूज तार होता है ये क्या होता है, ये अपने आप टूट जाता है। अब तो इसके स्थान पर दोस्तों जो है वो बड़े बड़े एमसी बॉक्स लगे होते हैं, लेकिन पहले फ्यूज तार होते थे। अब आप मुझे सोच के बताओ, अगर ये फ्यूज तार, अगर सोच के बताओ दोस्तों, फ्यूज तार जो है ये जल्दी गलने वाला चाहिए। क्या ये जल्दी दोस्तों, इसका गलनांक जो है वो ध्यान रखना, जल्दी गलने वाला हो ये ध्यान रखना है। और दोस्तों निम्न गलनांक होना चाहिए। आप कहोगे क्यों? क्योंकि भाई साहब अगर इसका गलनांक अधिक हुआ तो ये फ्यूज तार गलेगा ही नहीं और समस्या हो जाएगी दोस्तों। जैसे थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन हो तुरंत दोस्तों इसको गल जाना चाहिए, मतलब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है जो उच्च गलनांक नहीं निम्न गलनांक इसका होना चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट तो कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए, जिससे सावधानी अधिक हो सके। क्या? जिससे सावधानी जो है वो अधिक हो सके। और साथ में दोस्तों उच्च विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो इसका होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये सारी बातें मैं आपको साइंस में पढ़ाऊंगा ना, चिंता मत कीजिए ना। अरे आंसर लगे हुए नहीं है यार, ये स्क्रीनशॉट है। क्या सीधा स्क्रीनशॉट है ना, इसलिए तुम्हें लग रहा है ना। दोस्तों सारी बातें जो है ना मैं आपको साइंस में जो फिजिक्स आएगी ना तब मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैंने आपको साइंस में बायोलॉजी पढ़ाई है, अभी उसके सवाल आने वाले हैं आगे। देखिए कार्सिनोमा क्या है, आप सोच के बताओ। मैंने आपको ये जो कार्सी शब्द है इसका अर्थ मैंने आपको क्या बताया था? कैंसर। क्या बताया था? कैंसर बताया था। दोस्तों कार्सिनोमा जो है ना वो त्वचा और म्यूकस झिल्ली का असाध्य कैंसर है। क्या है? त्वचा और म्यूकस झिल्ली का असाध्य कैंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन का कौन सा अपर रूप दृढ़ त्रिविमीय संरचना होती है? मतलब कि दोस्तों किस अपर रूप की जो संरचना है, मतलब सबसे कठोरतम
कौन होता है? हीरा होता है। कौन होता है दोस्तों? सबसे कठोरतम होता है हीरा। कौन? हीरा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। अब एसएससी के लिए लिखना 2-3 सवाल। क्या 2-3 सवाल है? अगर पूछे आपसे कुचालक कौन होता है, तो कुचालक भी दोस्तों हीरा होता है। कौन होता है? हीरा। अगर आपसे पूछे सुचालक कौन होता है, तो ग्रेफाइट। कौन होता है? ग्रेफाइट जो है ये दोस्तों सुचालक होता है। इन दोनों क्वेश्चन को भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन अब देखना, अब आएगी आपकी बायोलॉजी। क्या आएगी? बायोलॉजी। और इसकी खोपड़ी में छेद। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? यह क्वेश्चन पूछा गया। आरबीसी जो है इसका औसत जीवन काल कितना होता है? और ये तुम्हारी ही क्लास है ना, जितने भी स्क्रीनशॉट लगे हुए ना वो सब की सब एसएससी क्लास की। किसके? एसएससी क्लास के। और आपके सामने आंसर क्या हुआ? आपके सामने आंसर हो गया 120 दिन। कितना हो गया? 120 दिन। अब देखिए ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अब इससे संबंधित जितने भी सवाल मैंने लिखे हुए हैं, चाहे इरिथ्रोसाइट कहते हैं आरबीसी को, दूसरा क्वेश्चन इसका कब्रिस्तान किसको कहते हैं? स्प्लीन को कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों किसके आरबीसी में केंद्रक मिलता है? ऊंट और लामा। तो 3 क्वेश्चन आपको खुद नोट करने यहां पर। इरिथ्रोसाइट कहते हैं किसको? आरबीसी को। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों कि इसका कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लीहा या स्प्लीन। किसे बोलते हैं? स्प्लीन या प्लीहा को इसका कब्रिस्तान कहते हैं। और तीसरा क्वेश्चन ऊंट और लामा दोस्तों इसमें केंद्रक पाया जाता है, बाकी के अंदर नहीं मिलता। चौथा क्वेश्चन जो आपको नोट करना है, मलेरिया रोग में कौन प्रभावित होता है? आरबीसी प्रभावित होती है। अगर ये सवाल आया है ना तो भविष्य में 4 सवाल हैं जो इसमें से फिर बन सकते हैं। चारों सवाल आपके सामने लिख दिया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या है? अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन हमें तो भविष्य की तैयारी करनी है। देखिए चंद्रयान 2 का लैंडर कौन सा है? इसका लैंडर है दोस्तों विक्रम। कौन है? विक्रम जो है वो इसका लैंडर है। ये आप सभी ने देख लिया। किसके नाम पर है? विक्रम साराभाई के नाम पर। किसके नाम पर है? विक्रम साराभाई के नाम पर इस लैंडर का नाम था। अगर इसका रोवर पूछे दोस्तों तो इसका रोवर था प्रज्ञान। कौन सा? प्रज्ञान इसका रोवर था। अगर आपसे पूछे चंद्रयान 2 किसके द्वारा भेजा गया? GSLV MK3 M1 के द्वारा भेजा गया। अब देखो एक सवाल और पूछा गया, अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी भेजा लगाया होता ना वो सवाल भी ठीक होता। जब मैंने आपसे कहा कि इसके लैंडर का नाम क्या था? विक्रम था। ठीक है, लैंडर का नाम विक्रम है। किसके नाम पर दोस्तों? विक्रम साराभाई के नाम पर। अगर कुछ खोजा गया इसके द्वारा तो उस क्रेटर का नाम क्या रखा? उस क्रेटर का नाम रखा साराभाई क्रेटर। क्या रखा है? साराभाई क्रेटर है। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों एसआई के एग्जाम में पूछा गया। किसमें? एसआई के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा पूछा गया। तो ये आ चुका है, ये आ चुका है। अब तैयारी करना दोस्तों रोवर की और आपके GSLV MK3 M1 की। अगला क्वेश्चन ये था असल में सवाल। क्या इसे कहते हैं दोस्तों? लेवल का प्रश्न। क्या बोलते हैं? लेवल का प्रश्न है आपके सामने। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित की गई प्रति विकिरण प्रक्षेपास्त्र एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका 9 अक्टूबर 2020 को सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट से सफल परीक्षण किया, उसका नाम क्या है? क्या उसका नाम क्या है? ये मतलब वो सवाल है जो सच में लेवल का सवाल, मतलब जिसमें हमें हमारी तैयारी का पता लगेगा दोस्तों कि हमने कितनी तैयारी की है। अब देखो मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं, जैसे मैंने आपको पिनाका क्या पढ़ा है? पिनाका पढ़ा है दोस्तों। और पिनाका क्या था? पिनाका याद करो दोस्तों, कुछ इस प्रकार का था और 12 रॉकेट एक साथ। कितने रॉकेट? 12 रॉकेट दोस्तों आपके
44 सेकंड के अंदर दागने वाला एक सिस्टम था। क्या था? पिनाका इज ए सिस्टम, है ना, सिस्टम था। ये सवाल मैंने आपको कहां पढ़ाया है, ये आपके सामने उसका स्क्रीनशॉट है। 5 जनवरी 2021 को रुद्रम आपके सामने था, और इसमें जो एग्जाम्पल मैंने दिया था ना, वो था पति पत्नी का एग्जाम्पल। बिल्कुल, हाँ, पति पत्नी का एग्जाम्पल था दोस्तों। मैंने कहा था कि पत्नी ने तुम्हारे ऊपर नजर रखी। क्या? पत्नी ने दोस्तों तुम्हारे ऊपर निगरानी रखी, तुमने उसकी तरफ क्या ठोक दिया? तुमने उसकी तरफ ठोक दिया रुद्रम। क्या? रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल। क्या? रुद्रम मिसाइल देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण। ये आपके सामने है दोस्तों, रुद्रम। तो रुद्रम क्या है? तो रुद्रम ध्यान रखना आपको, ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है। क्या? एंटी रेडिएशन मिसाइल। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखना, इसरो को चंद्रमा पर ले जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। यह सवाल टफ नहीं है, ये सवाल टफ नहीं है मेरी जान, इसके ऑप्शन टफ है। क्या? इसके जो विकल्प है ना, वो थोड़े टफ हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा है, अगर सवाल पेपर में तुम्हारा पढ़ा हुआ आया और तुम्हारा गलत हुआ, समझ लेना तुम दोस्तों सिलेक्शन से क्या होगे? दूर होगे। क्या? अब ये सवाल बताओ किसने नहीं पढ़ा होगा कि चंद्रमा पर इसरो का, चंद्रमा पर दोस्तों पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? पर इसमें ऑप्शन देखो एक बार, लूना 9, अपोलो 2, अपोलो 1। ये समस्या है। अगर तुमने, मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, सवाल टफ थोड़ी है, इसके ऑप्शन टफ हैं, इसके विकल्प कठिन है। क्या? विकल्प कठिन है। अगर तुमने ढंग से पढ़ा होता कि अपोलो 2 है, कौन सा है? अपोलो 2 अभियान था अमेरिका का। 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला व्यक्ति था, एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। और मैंने बार बार आपसे कहा था कि माइकल कॉलिंस का हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है। क्या? इनका हाल ही में निधन हुआ था माइकल कॉलिंस का। तो अपोलो 2 इज द करेक्ट आंसर। ये ज्यादा कठिन सवाल है, मेरी नजरों में ये कठिन सवाल है, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन कंफ्यूज पैदा करते। अगला क्वेश्चन देखो, मानव शरीर में ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है? ये देखिए, ये आपकी एसएससी वाली क्लास थी मेरे दोस्तों, एसएससी की क्लास है। और 2 लाइन आपके सामने लिखी हुई है कि मनुष्य में भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है और पादपों में स्टार्च के रूप में होता है। और याद करो, मैंने आपको याद भी करवाया था कि भाई ग्लूकोज से ध्यान रखना ग्लाइकोजन, किससे? ग्लूकोज से ध्यान रखना ग्लाइकोजन। तो ध्यान रखना दोस्तों, मानव शरीर में ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस प्रकार के लौह एक्स में चुंबकीय गुण होते हैं? अब देखिए, जो सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? सारे के सारे एग्जाम्पल जो है वो दोस्तों लोहे के ही है। किसके? लोहे के एक्स हैं। लेकिन यहां पर देखो, हेमेटाइट किसका एक्स है? मैंने ये सवाल पूछा आपसे और मैंने कहा था कि ये लोहे का एक्स है, और यहां पर साइड में लिखा था कि लोहे का सर्वश्रेष्ठ एक्स कौन सा है? मैग्नेटाइट। और देखना, वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि पृथ्वी में जो चुंबकत्व होता है, कौन सा? पृथ्वी के अंदर दोस्तों जो चुंबकत्व होता है वो इसी के कारण होता है। पृथ्वी के केंद्र में दोस्तों जो चुंबकत्व होता है ना, वो इसी के कारण होता है। इसीलिए तो इसका नाम मैग्नेट से प्रभावित होकर, किससे? मैग्नेट से प्रभावित होकर इसका नाम मैग्नेटाइट हो गया। तो ध्यान रखना, इसका आंसर है मैग्नेटाइट। क्या है? मैग्नेटाइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? गई भैंस पानी में। क्या? हाँ भाई साहब, गई भैंस पानी में विटामिन बी और विटामिन सी जो है, ये ध्यान रखना दोस्तों, किसमें घुलनशील है? पानी में घुलनशील है। तो यहां पर ध्यान रखना, विटामिन B1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखना, नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? शब्द का प्रयोग किसने किया? नारिया तानाकुची ने। अगर आपसे पूछे फादर कौन है उसका, उसका फादर जो
जो है दोस्तों मैंने आपको बताया था रिचर्ड फिनमैन, 10⁻⁹ आपको ध्यान रखना है। तो नारिया तानाकुची दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई है, 8 इकाइयां आपको नोट कराई थी इसी चैनल के ऊपर। कितनी? 8 इकाई। उसमें दोस्तों एक तो इकाई थी आवेश की। किसकी थी? आवेश की। आवेश की इकाई है कूलाम। और मैं बार बार आपको जोर देता था कि जो प्रकाश वर्ष है इसका ध्यान रखना, ये दूरी की इकाई है। ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। और दोस्तों यहां पर पूछा गया प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो इसकी इकाई थी ओम। क्या थी? ये ओम का साइन था और ओम दोस्तों इसकी इकाई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, तियोंगोंग क्या है? ये सीधा क्वेश्चन आपको पढ़ाया था कि चीन का स्पेस मिशन है। क्या दोस्तों? चीन जो है इसका एक स्पेस स्टेशन है जिसका नाम है तियोंगोंग। क्या है? तियोंगोंग। और मैंने आपसे कहा था एक कमरा भी है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो 1998 में बना था, अमेरिका और रसिया के सहयोग से बनाया गया। ये क्वेश्चन ध्यान रखना आप सभी, क्वेश्चन रिपीट होते हैं पेपर में। यूपी पीईटी के क्वेश्चन राजस्थान में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर में चांद की सतह पर मौजूद जिस क्रेटर की तस्वीर ली। अब देखो साराभाई कलाम रमन्ना भाभा, मैंने आपसे कहा था ना विक्रम साराभाई मतलब साराभाई क्रेटर। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, देखना कैसे सीधा सवाल पेपर में छपता है वो आपके सामने है। ये देखिए एक सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, आईटी नियम 2021 है। और अगर तुम्हें याद हो ना, व्हाट्सएप ने दोस्तों एक बार क्या किया था, व्हाट्सएप फेसबुक को फरवरी के अंदर, कब? फरवरी में दोस्तों हमारी सरकार ने कहा तुम्हारे पास 3 महीने लाला, सुन ले कितने महीने? 3 महीने तुम्हारे पास में, या तो क्या करो इस नियम को लागू कर दो 3 महीने में, वरना अपना झोला उठाओ और निकल लो। क्या? अपना झोला उठा के भारत से निकल लो। तब दोस्तों ये नियम चर्चा में आया था, आईटी नियम 2021 है। और इसमें जो सबसे बड़ी समस्या थी ना, वो पहले आप सुनो, मैंने आपको क्या पढ़ाया। देखो, व्हाट इज द ओरिजिनेटर ऑफ ट्रेसेबिलिटी, मतलब कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ट्रेसेबिलिटी जो है इसका ओरिजिनेट कहां से हुआ है। मतलब दोस्तों कोई भी मैसेज है, ये मैसेज दोस्तों कहां से स्टार्ट हुआ है, इस मैसेज को पहली बार किसने सेंड किया, इसका मूल सोर्स क्या है, इसका ओरिजिनेटर क्या है, ये सबसे बड़ा मुद्दा था इसके अंदर। और सवाल देखना आप एक बार, ये तो हिंदी है सवाल की, इधर दोस्तों उसकी इंग्लिश लिखी हुई है, फिर भी मैं आपको पढ़ा देता हूं। देखो, किसी सूचना के प्रथम निर्गतकर्ता की पहचान प्रदान करने की सोशल मीडिया मंचों की विधिक जिम्मेदारी होगी। यही तो सबसे बड़ी समस्या किसकी थी? व्हाट्सएप है। जो व्हाट्सएप ने कहा था कि ये तो राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन, किसका? राइट टू प्राइवेसी। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसरो की स्थापना कब हुई? अरे गुरुजी, अब देखो अगर तुमने ढंग से खूब पढ़ा, क्या तुमने खूब पढ़ा, इसरो की स्थापना होती है 1969 में। अब बताओ तुमने पढ़ा? तुमने पढ़ा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, पेपर में क्वेश्चन आया, क्या पेपर में क्वेश्चन आया लेकिन तुमसे सही नहीं हुआ। और अब बताओ तुमने क्या उखाड़ लिया, क्या तुमने क्या उखाड़ लिया? तुमने पढ़ा था इसरो के बारे में, बड़े अच्छे से पढ़ा, पेपर में क्वेश्चन भी पूछा गया लेकिन तुमसे सही नहीं हुआ। ये बताओ तुमने क्या उखाड़ लिया? कुछ भी नहीं उखाड़ पाए, तुम्हारा पढ़ा सब बेकार गया। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जो इसरो है हर बार आपको यही लिखाता हूं 15 अगस्त 1969। अब ये सीख लेने की जरूरत है, ये सीख लेने की जरूरत है दोस्तों। इंसान को सीखना चाहिए कि जब डीआरडीओ में पढ़ूं गुरुजी अगली बार, तो 1 जनवरी 1958 ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 1 जनवरी 1958। पता नहीं दोस्तों कब ये सवाल आपसे पूछ ले कि डीआरडीओ की स्थापना कब होती है। देखो यहां ऑप्शन देखना, हो सकता है आपको थोड़ा कम दिख रहा हो, फिर भी मैं दिखा देता हूं दोस्तों आपको, पढ़ के नहीं देखना। पहला ऑप्शन है 1 अगस्त, पहला ऑप्शन लिख रहा हूं 1 अगस्त
अगस्त 1969, दूसरा ऑप्शन है 10 अगस्त 1969, तीसरा ऑप्शन 1966, तीसरा ऑप्शन है 12 अगस्त 1969 और चौथा ऑप्शन है 15 अगस्त 1969। आपने पढ़ा था, मान ली बात, आपने पढ़ा, पेपर में भी दोस्तों सवाल पूछा गया पर हमसे सही नहीं हुआ, मतलब ये हमारे लिए दोहरा नुकसान। क्या हमने समय भी बर्बाद किया और हम पेपर में लीड भी नहीं ले पाए। तो ध्यान रखना है 15 अगस्त 1969, छोटी छोटी बातें सीख लेना ना। अगला क्वेश्चन देखना, ये देखो तुम तो, एसिड रेन अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन है। हर जगह आपको इस सवाल को पढ़ाता हूं और मैंने आपसे यही बोला था कि पेपर का सबसे पसंदीदा सवालों में से एक सवाल है एसिड रेन। और ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 13 यहां लिखा हुआ है, ये तुम्हारी एसएससी की क्लास थी, इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है, और कुछ आंसर था इसका एसिड रेन। क्या था? एसिड रेन इसका आंसर था। और मैंने आपसे कहा था ताजमहल भी, और देखो, अरे भाई साहब ये देखो तुम तो, हाँ छोड़ो तुम यार ये इस बात को ना, ये देखो तुम क्या लिखा हुआ है, गौर से देखना, ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है टपकना। क्या लिखा हुआ है? टपकना। ये कुछ फेवरेट सवाल है यार, कुछ एग्जामिनर इनको पूछेगा ही पूछेगा ना। ये समझ लो आप, एग्जामिनर की दोस्तों क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीजें, अम्लीय वर्षा क्या है। अब वो सवाल कैसे घुमा घुमा के पूछेगा वो उसका भरोसा है ना। देखो एसिड रेन दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल ये दोनों की दोनों एसिड होते हैं, जिसके कारण एसिड रेन होती है। नाइट्रस ऑक्साइड और दोस्तों आपके सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहां पर दोनों ऑप्शन है किसके अंदर, ये रे ऑप्शन नंबर 4, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। मनुष्य के शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है। अरे याद करो, ये दांत जो है ना, ये दांत मैंने आपके बनाया भी था, अगर तुम्हें याद हो ना भाई साहब, ये कुछ इस प्रकार का दांत था जो मैंने बनाया था। और इस दांत में दोस्तों यहां पर मैंने एक परत छड़ाई थी और इस परत को ही क्या बोलते हैं, इनेमल कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनेमल। तो दोस्तों शरीर का हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, वो है दोस्तों दांत का इनेमल। कौन सा? दांत का इनेमल। ये सारे के सारे जो सवाल थे वो आपके सामने मैंने रख दिए हैं। लगभग दोस्तों 33 क्वेश्चन जो थे वो आपके सामने मैंने आपको बताए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि जो मैंने आपको बायोलॉजी में जो पढ़ाया था वो मोर देन सफिशिएंट है। फिर कह रहा हूं दोस्तों, पेपर के हिसाब से सफिशिएंट है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो फिर आपको और कुछ पढ़ना पड़ेगा ना, अगर डॉक्टर बनना है तो और कुछ पढ़ना पड़ेगा। और अगर तुमको लगता है कि नहीं हमें तो इसकी खोपड़ी में छेद करना है तो मोर देन सफिशिएंट है, इतना कर लोगे जय हिंद हो जाएगा काम आपका। ये बायोलॉजी का आपके सामने क्लास थी। अब बताओ पेपर कैसा लगा तुम्हें, देखकर कुछ कॉन्फिडेंस आया?